हेलो एवरीवन, आज हमारी पहली क्लास है हिंदी की। ठीक है, तो हिंदी में सबसे पहले हम संधि पढ़ेंगे। मैंने आपको सिलेबस बता चुका है, आप सिलेबस का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि अपने जो मार्क्स हैं, ठीक है, सबसे पहले ये है कि अपने जो मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क्स के रहते हैं, 3 मार्क्स के रहते हैं और 5 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसको क्या करना चाहिए आपको, या तो एक शब्द में लिखना चाहिए, एक शब्द में, या फिर एक लाइन में। ठीक है, एक शब्द में या एक लाइन में। ठीक है, एक शब्द में या एक लाइन में, आपकी स्वेच्छा, आपको किस में लिखना है। ठीक है, और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आपको 1.5 से 2 लाइन में, ठीक है, 1.5 से 2 लाइन में लिखना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको 3 मार्क्स का है, ठीक है, 3 मार्क्स का जो है उसको आपको 2.5 से 3 लाइन में लिखना चाहिए। ठीक है, 2.5 से 3 लाइन में। ठीक है, उसके बाद है 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स का आपको कितने, 100 से 150 में। ठीक है, 100 से 150 शब्द में ये चीज़ें, 100 से 5 मार्क्स का कितने में, 100 से 125 शब्द के बीच में। ठीक है, मैक्सिमम 130 हो सकते हैं। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, तो संधि पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले तो मुझे ये आप बताइए कि हिंदी में जो हम ऊपर ऐसी डंडी खींचते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं शिरोरेखा। ठीक है, शिरोरेखा। ठीक है, उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि जो हिंदी भाषा अपन लिखते हैं उसकी लिपि क्या है। लिपि ये जो है ना, ये इसी को मैंने बताया कि शिरोरेखा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है, और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि भारत में टोटल कितनी लिपि हैं। भारत में 22 लिपि हैं और पूरे विश्व में भारत को मिलाकर 400 लिपि हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नोट करते जाना अपने नोट्स में। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि लिपि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, तो लिपि कुछ नहीं है, जो ध्वनि रहती है। ठीक है, ध्वनि चिन्हों को, ठीक है, लिखने का तरीका। लिपि क्या है, ध्वनि चिन्हों को लिखने का तरीका है। ठीक है, ध्वनि चिन्हों को लिखने का तरीका। आपको चीज़ें पता चल गई। ठीक है, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ये जो ऊपर जो डंडी खींचते हैं इसको शिरोरेखा कहते हैं। उसके बाद लिपि कौन सी है, हिंदी की देवनागरी है। पूरे भारत में 22 लिपि हैं और पूरे विश्व में 400 लिपि। ठीक है, और लिपि क्या है, ध्वनि चिन्हों को लिखने का तरीका। उसके बाद संविधान की बात करते हैं। ठीक है, संविधान में क्या दिया है, राजश्री लिपि करके दिया है। ठीक है, क्या दिया है, राजश्री लिपि। ठीक है, तो ये राजश्री लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, इसको राष्ट्रीय लिपि संविधान में लिखा गया है। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताइए कि जो राष्ट्रीय लिपि है ना, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया आर्टिकल अनुच्छेद 343 में। ठीक है, और कौन से भाग में दिया गया है, भाग 17 में। ठीक है, तो आप नोट्स में अपने लिखते जाइए। अब एक बात और कि जो देवनागरी लिपि है ना, देवनागरी, ठीक है, देवनागरी जो लिपि है इसके 4 भेद हैं। ठीक है, 4 भेद हैं।
तो इसका जो पहला भेद है, ठीक है, पहला भेद है अर्धनागरी, ठीक है, अर्धनागरी। अर्धनागरी जो लिपि है, देवनागरी की जो अर्धनागरी लिपि का भेद है वो कहाँ बोला जाता है? पश्चिम भारत में, ठीक है, पश्चिम भारत में, ठीक है। पहला भेद हो गया। उसके बाद दूसरा भेद, ठीक है, उसके बाद दूसरा भेद है जिसको बोलते हैं नंदी नागरी, नंदी नागरी, ठीक है। नंदी नागरी कहाँ पे बोली जाती है? दक्षिण भारत, लिखी जाती है दक्षिण भारत, ठीक है। नंदी नागरी कहाँ पे? दक्षिण भारत में। उसके बाद तीसरा भेद है, तीसरा भेद कहाँ है? तीसरे भेद को क्या कहते हैं? पूर्वी नागरी, ठीक है, पूर्वी नागरी। पूर्वी नागरी कहाँ की है? पूर्वी भारत की, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। पूर्वी नागरी, पूर्वी नागरी कहाँ की है? पूर्वी भारत की, पूर्वी भारत की, ठीक है। उसके बाद लास्ट चौथा भेद है इसका, जिसको हम बोलते हैं नागरी, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? पश्चिमी नागरी, ठीक है, पश्चिमी नागरी, ठीक है, पश्चिमी नागरी, ठीक है, इसका अदर नाम है। अब ये पश्चिमी नागरी है, नागरी कहाँ पे लिखी जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये लिखी जाती है मध्य प्रदेश में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी, फिर उसके बाद बिहार में भी, ठीक है, और राजस्थान में भी, ठीक है। क्लियर हो गई पॉइंट? 4 भेद होते हैं। अर्धनागरी जो कि कहाँ पे लिखी जाती है? पश्चिम भारत में। उसके बाद नंदी नागरी दक्षिण भारत में, पूर्वी नागरी पूर्वी भारत में, नागरी या फिर पश्चिम नागरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो पश्चिमी नागरी है इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मतलब जो अपने इधर लिखी जाती है इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो इसके साक्ष्य मिलते हैं नंदी सूत्र ग्रंथ, पहले साक्ष्य, ठीक है, नंदी सूत्र ग्रंथ में। ये क्या है? जैन धर्म का ग्रंथ है, ठीक है, यहाँ पे उसके साक्ष्य मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं संधि की, ठीक है, संधि, ठीक है, संधि अपन पढ़ेंगे अब संधि, ठीक है। सबसे पहले संधि, संधि का अर्थ, शब्द, इसका जो संधि शब्द है उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है मेल या तो फिर जोड़, ठीक है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। ये अपने सिलेबस की शुरुआत हो रही है, ठीक है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या फिर जोड़। अब इसका संधि का हमने पढ़ तो लिया, अब इसका विलोम शब्द और पढ़ लो। संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम होता विच्छेद, विच्छेद या फिर विग्रह, मतलब अलग करना, ठीक है, विग्रह या विच्छेद। उसके बाद कोई एग्जाम में पूछ सकता है आपसे संधि की परिभाषा, ठीक है। अब संधि की परिभाषा कैसे लिखेंगे आप? मान लो आ गया, ठीक है। तो परिभाषा क्या होती है संधि? जहाँ दो वर्णों के मेल से, जहाँ दो, ये आप ये वाला दो नहीं बनाना, ठीक है, वैसा वाला बनाना, मैं समझाने के लिए लिख रही है। जहाँ दो वर्णों के मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन या बदलाव होता है, ठीक है। जहाँ दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है
उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई संधि की? जहाँ दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि वर्ण प्लस वर्ण, ठीक है, मतलब एक और दो वर्ण मिल गए, ठीक है, उससे जो विकार मतलब परिवर्तन या बदलाव, ठीक है, परिवर्तन या बदलाव, ठीक है, परिवर्तन या बदलाव हुआ, इसी को हम कहते हैं संधि। समझ में आ गया आपको? ठीक है, उसके बाद देखो संधि के भी भेद होते हैं। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, उसके बाद होता है विसर्ग संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, तो आपको पता है कि स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि जो है, स्वर संधि उसके कितने? 1 2 3 4 और 5। आप लोग कॉपी में ऐसे लिखना। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। पहला भेद, ठीक है, पहला भेद क्या है? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद है गुड़ स्वर संधि, फिर उसके बाद है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद है यड़ स्वर संधि और उसके बाद है अयादी स्वर संधि। इसको मैं अलग से लिख दे रही हूँ। ठीक है, अयादी स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वर संधि क्या होती है सबसे पहले। ठीक है, पहला हम पढ़ रहे हैं किसका? स्वर संधि का भेद। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? जब दो स्वर, ठीक है, ठीक है, जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? स्वर संधि की अपन क्या बोलेंगे कि एक स्वर है और प्लस दूसरा, ठीक है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया? स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने बताया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़, अयादी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब भी देखो आपको क्या लग रहा है? बड़ा। ठीक है, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि है उसको पहचानने के लिए या इसकी संधि विच्छेद करने के लिए हमारे पास 4 नियम होते हैं। देखो आप, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना। कितने नियम होते हैं? 4 नियम। ठीक है, 4 नियम होते हैं। मैं आपको पहला नियम बता रही हूँ। पहला नियम क्या है कि जब लेफ्ट हैंड साइड आ या फिर बड़ा आ और राइट हैंड साइड भी छोटा आ या बड़ा आ दोनों जुड़ते हैं, ये दोनों स्वर हैं, ठीक है, दोनों जुड़ते हैं तो क्या बने? बड़ा आ। ठीक है, ये पहला नियम है। ठीक है, लिख लिया आपने। फिर उसके बाद देखिए दूसरा नियम, उसके बाद है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है कि छोटा ई और बड़ा ई लेफ्ट साइड और प्लस राइट साइड छोटा ई और फिर बड़ा ई और दोनों मिलके क्या बना दें? बड़ा ई। ये दूसरा नियम है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नियम देखना आप। तीसरा नियम क्या है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ लेफ्ट साइड और प्लस राइट साइड छोटा ऊ और फिर बड़ा ऊ। ठीक है, दोनों मिलके क्या बना दें? बड़ा ऊ। ये तीसरा नियम है। ठीक है, ये रूल्स याद रखना। ठीक है, और उसके बाद है चौथा नियम। ठीक है, चौथा नियम क्या है कि जो ये है ना ऋषि वाला, इसको री कहते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन? री। हिंदी में री कहते हैं, बाकी संस्कृत में बड़ा वाला री, मतलब ये बड़ू की मात्रा लग जाती है इधर। ठीक है, री और प्लस री। ठीक है, क्या बना दें? री। इसको क्या पढ़ेंगे? री, ये वाला री। ठीक है, तो 4 नियम मैंने आपको बता दी।
उसके बाद देखो ट्रिक क्या हो गई, अब अपन को एक ट्रिक मिल गई, ठीक है। ये जो ट्रिक है ना, ये एक्चुअली छल है, समझ लीजिए, ठीक है। ट्रिक क्या हो गई कि जहाँ पे बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ और री, ठीक है, और री को जब कोई शब्द में आएगा तो कैसे आएगा, जैसे मान लो अपन ग्रह में जो नीचे ये सी आता है ना डंडे में, ऐसा वाला, ये वाला है ना, ये सी, ये कहलाता है री, ठीक है। किसी भी शब्द में आपको जब ये दिख जाए बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और ये री, तो आपको ये आ नहीं, ये री का है, ठीक है, ये इधर का री का है। तो समझ लेना किसी शब्द में आपको जब ये दिख जाए तो समझ लेना वो दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ मतलब बड़ा, देखो सब लोग बड़े हैं ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ और री, ठीक है, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। अब देखिए आप थोड़ा उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आएगा। उदाहरण, ठीक है, जैसे कि अपन लेते हैं विद्यालय, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक बात बताइए मुझे, मैं यहाँ पे 2 विद्यालय लिख रही हूँ, ठीक है। एक विद्यालय ये वाला विद्यालय, ठीक है, और दूसरा विद्यालय लिख रही हूँ मैं ये वाला, जो अपन हमेशा से लिखते आते हैं। दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी क्या, ये चीज़ याद है ना, हमेशा से हम ये वाला विद्यालय लिखते आए हैं, पर एक्चुअली में ये गलत है, ठीक है। सही वाला जो है वो ये है, ठीक है, विद्यालय। क्यों? क्योंकि ये वाला जो विद्यालय लिखा है ना, इसके गलत होने का कारण मैं आपको बता रही हूँ। ये वाले विद्यालय के गलत होने के कारण ये है कि ये जो दा बनता है ना विद्यालय में, ये वाला, ये एक्चुअली में कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है, मतलब दा और या रहता है, ठीक है, ये दा और या, तो हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन रहता है ना, वो दा प्लस या में रहता है, ठीक है। और ये दोनों है क्या है, व्यंजन। तो जो 1960 में, ठीक है, 1962 में क्या हुआ था, वर्तनी के कुछ नियम बनाए गए थे, ठीक है। तो उसमें कहा गया था कि 2 व्यंजनों को मिलाकर लिखना गलत है, ठीक है, 2 व्यंजन को अपन साथ में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसलिए क्या हो गया था, ये वाला जो विद्यालय हम लिखते हैं ना, ये गलत लिखते हैं, ठीक है, विद्यालय ये वाला गलत है, हम हमेशा से यही लिखते आए हैं, पर ये गलत है, ठीक है, ये याद रखना। तो अब उदाहरण हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि में, कि अपन पहचानेंगे कैसे शब्द को देख के। तो मैंने लिखा ये वाला विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, ठीक है, 2 व्यंजन को एक साथ नहीं लिखे, इसलिए वो वर्तनी गलत थी, ठीक है। उसके बाद विद्यालय में आप देखना, अपन को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप ना, इसका रूल कैसे है, रूल ऐसा है कि आप ना सबसे पहले क्या करना है, पहचान देखो। मैंने आपको कहा था ना कि जहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, तो देखो यहाँ पे बड़ा आ दिख रहा है आपको, तो अपन ने पहचान लिया। अब पहचान लिया अपन ने कि ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ और ये वाला, ठीक है, मैंने बोला था ये नीचे सी वाला, ठीक है, ये वाला जो दिख जाए तो समझ लो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। अब ये तो अपन ने पहचान लिया, अब इसका संधि विच्छेद करने का नियम लगाते हैं, ठीक है, संधि विच्छेद करने का नियम। तो सबसे पहले आप याद रखना, जब अपन को संधि विच्छेद करना रहता है तो ये जो मात्रा है ना, जो शब्द का विभाजन हमेशा मात्रा से होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मात्रा से ही इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ से तोड़ लिए। और एक चीज़ और आगे आएगा, अगर मात्रा नहीं मिलती तो अपन आधे वर्ण से तोड़ते हैं, ठीक है। अभी तो आप ये समझ लिए, मात्रा से तोड़ लिए तो ये वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड बन गया और ये वाला हिस्सा राइट हैंड बन गया, ठीक है। अब आप देखना, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड बन गया, तो इसको हम अलग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो देखना आप, ठीक है, ये देखना लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या बनेगा। अब अपन को पता चल गया ना इस पे कौन सा नियम लेंगे, आ छोटा बड़ा और प्लस आ छोटा बड़ा इज इक्वल टू बड़ा बनेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, विदय प्लस विद्या, ठीक है, यही बनेगा, विदय प्लस विद्या प्लस, यहाँ पे आलय में टूटा था, या तो फिर अलय बनेगा या फिर आलय बनेगा, अलय बनेगा, आलय बनेगा। अब आप देखिए इनमें से
आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा तो ये विद्या नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती, तो ये गलत है। विद्या होती ये सही है। अलय कुछ नहीं होता, आलय होता है घर। ठीक है, आलय का मतलब घर होता है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो गया? विद्यालय का संधि विच्छेद हो गया विद्या धन आलय। ठीक है, समझ में आया आपको? विद्या धन आलय। ठीक है, विद्या धन आलय मतलब शिक्षा लेने या विद्या लेने के लिए घर, शिक्षा लेने या विद्या लेने के लिए घर, विद्यालय। देखो जब अपन पढ़ते चलेंगे ना जितने सारे शब्द, तो सबके अर्थ पढ़ते चलेंगे, तो यहाँ से अपना जो सिलेबस में दिया है ना शब्दार्थ वाला टॉपिक, वो पूरा कवर हो जाएगा। तो इसलिए अपन जब इतना पढ़ते चलेंगे तो ये चीज़ याद रखना। आलय का मतलब घर होता है, तो विद्या धन आलय शिक्षा लेने या विद्या लेने के लिए घर विद्यालय हो जाता है। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि है। अब दूसरा एग्जाम्पल अपन समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अपन मान लो लेते हैं कपीस। ठीक है, कपीस। ठीक है, अब आप इस पे आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले तो मैंने बोला था, तो यहाँ पे देखना आप, ये आइडेंटिफाई हो गया, बड़ा ई है। ठीक है, बड़ा ई है, तो ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। तो हमने संधि तो पहचान ली, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि पहचान ली। अब अपन इसका विच्छेद कैसे करेंगे कपीस का? ठीक है, तो मैंने कहा था कि जो अपन लिखते हैं कपीस, ठीक है, कपीस, मात्रा दी रहती है उसको अपन को आधे में डिवाइड कर देना है। तो ये देखिए मैंने क्या कर दिया, ऐसे ब्रेक कर लिया। ये लेफ्ट हैंड बन गया, ये राइट हैंड बन गया। अब इसको तोड़ेंगे तो ये इसमें कौन सा वो लगेगा? ये वाला लगेगा। ठीक है, ई और ई प्लस ई और ई इज इक्वल टू बड़ा ई। ठीक है, ये वाला नियम लग रहा है। तो कपी, या तो देखो ऐसा टूटेगा, अगर छोटू का ई लगेगा तो कपी, छोटू वाला, और ये बड़ा वाला। ठीक है, कपी, कपी और कपी, और यहाँ पे क्या बनेगा? ईस और ईस। ठीक है, ये बड़ा ई वाला। तो आप देखिए ये जो कपी है ना, फिर से देखते हैं। ठीक है, ये जो कपी है ना, इसका मतलब होता है बानर। ठीक है, और ये जो कपी है ना, बड़ू ई वाला, बड़ी ई वाला, इसका अर्थ होता है फीमेल वर्जन बानर वाला। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल में। तो आप देखेंगे कपीस मतलब वर्ड सुना है ना आपने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ठीक है, तो बानर के लिए यूज होता है, मतलब मेल वर्जन के लिए हनुमान जी को कहते हैं। तो जब भी ऐसे शब्द आए ना, तो आपको याद रखना है हमेशा कि शब्द के अनुसार ही शब्द का यूज करना है। तो हमने कपीस वर्ड किसके लिए सुना? भगवान हनुमान के लिए। ठीक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कपीस का मतलब होता है वानरों का राजा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाला कपी यूज करेंगे, ना कि ये वाला। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई शब्द आए तो शब्द के अनुसार शब्द का यूज करना है। ठीक है, और ऐसा आपको पता है ईस में, यहाँ पे ईस, ये वाले ईस का तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये वाले ईस का होता है ईश्वर या स्वामी। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कपीस का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? कपी धन ईस। थोड़ा कुछ समझ में आया ना आपको कि कैसे क्या करना है? ठीक है, उसके बाद है आगे अपन मानते हैं बधुत्सव। ठीक है, ये वाला शब्द ले लेते हैं उदाहरण में। ठीक है, बधुत्सव। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद करना है। तो मैंने क्या कहा था आपको कि आप ना क्या करना है, मात्रा से पहचानना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ऊ दिख रहा है आपको, बधु उत्सव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नियम कौन सा लगेगा? ऊ या फिर बड़ा ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे देखना। हाँ, ये हो गया बधुत्सव, बधुत्सव। ठीक है, तो जब हम इसको मात्रा में तोड़ेंगे ना, तो ये यहाँ से ऐसे कटेगा। रुकना मैं दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे
आपको देखो ये ऊ तो एक तो ऐसा बनेगा बधू जिसमें छुटू की मात्रा हो, ठीक है। एक ऐसा बनेगा जिसमें बड़ू की मात्रा हो, ठीक है। तो ये बधू हो गया, ठीक है। उसके बाद ये उत्सव में या तो फिर एक ऐसा बनेगा जिसमें ऊन का रहे उत्सव, और एक ऐसा बनेगा ऊन वाला, ठीक है, उत्सव। तो आप देखेंगे ये बधू का तो कोई मतलब नहीं होता, पर ये बधू होता है, वो दुल्हन है ना। और उत्सव मतलब त्योहार, ठीक है। तो बधूत्सव का क्या हो गया संधि विच्छेद, बधू धन उत्सव। समझ में आया ना आपको, बधू धन उत्सव, ठीक है। ये वाला वधू का मतलब दुल्हन, ये वाला उत्सव। और एक बात और आपको बता दूं कि हम हमेशा क्या लिखते हैं, त्योहार ऐसे लिखते हैं, पर ये गलत है, ये होता है त्योहार, ठीक है, ये सही है, ठीक है। अब एक चीज़ और, हाँ यहीं पे मेरे को याद आई त्योहार से, तो त्योहार से मैं आपसे पूछूंगी कि ये जैसे अपन लिखते हैं ना दीपावली, दिवाली, ठीक है, दीपावली, दिवाली, और ठीक है, इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से ये वाला सही है, दीपावली, ठीक है। और इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे तो कैसे आएगा, दीप धन आवली, दीप धन आवली, ठीक है। मतलब दीपक की पंक्ति, आवली का मतलब होता है पंक्ति, दीपक की पंक्ति मतलब राम भगवान जी जब रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे, तो पूरे मतलब अयोध्या नगरी को दीपक से जाता कि वो जैसे जैसे आए तो उनको रोशनी दिखते जाए और वो महल पे आ जाए, ठीक है। तो दीपों की पंक्ति तो लगाते हैं अपन, ठीक है। एक बात और आप सोचिएगा जरूर, ठीक है। अब आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा माइथोलॉजिकल नॉलेज भी होना चाहिए। दीपावली पे तो राम जी घर वापस आए थे, लेकिन हम पूजा तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की करते हैं, ठीक है। सोचा है कभी ऐसा क्यों? देखो लक्ष्मी जी की तो मान ली हमने कि वो सीता जी का रूप था इसलिए करते हैं, गणेश जी की क्यों करते हैं, ठीक है। ये किसी ने सोचा? उनका तो कोई लेना देना नहीं है उससे। तो देखो जो लक्ष्मी जी है ना, वो उनका मन बहुत चंचल था और गणेश जी उनके दत्तक पुत्र थे, और गणेश जी बुद्धि के देवता है और मंगलकारी हैं, ठीक है। तो धन जब जहाँ जहाँ धन होगा तो बुद्धि की वहाँ साथ में आवश्यकता होती है, तो इसलिए वहाँ पे गणेश जी की भी पूजा की जाती है लक्ष्मी जी के साथ, ठीक है, ताकि धन की रक्षा हो सके, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा माइथोलॉजिकल भी आपको पता होना चाहिए। और एक बात और मेरे को याद आ रही है, ये जो मैं वर्ड्स बताते चल रही हूँ ये याद रखना, क्योंकि इन्हीं से वो क्वेश्चन पूछता है। जो अपन कैलाश लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, पर ये भी गलत है। कैलाश एक्चुअली में ऐसा होता है, कैलाश शुद्ध वर्ड नहीं, ये पूछता है, ठीक है। मैंने अभी तक 3 आपको बता चुका, त्योहार, दीपावली और कैलाश, ठीक है। उसके बाद अपन एक और देखते, देखो अपन ने सबका टाइप देख लिया, अपन ने आ का देख लिया, ई का देख लिया, ऊ का देख लिया, ठीक है। आ का, ई का, ऊ का, अब बचा अपना री का, ठीक है। तो री का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। इसका है मात्रण, ठीक है। मैंने कहा ना जहाँ पे ऐसी मात्रा लगी हो सी वाली, तो इसको समझ जाना ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। बाकी कल मैं एक बार फिर आऊँगी, जिसमें अभी मैंने सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से वीडियो बनाया है, और कल फिर मैं आऊँगी नोट्स के साथ आऊँगी और आपको रिवीजन भी करवाऊँगी इन्हीं टॉपिक्स का, ठीक है। तो मात्रा ठीक हो गया। अब इसका संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, ठीक है। मात्रा का संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, तो इस पे अपन को पता तो चल गया कि नियम कौन सा लगेगा, री प्लस री इज इक्वल टू री, ठीक है। री प्लस री लगेगा, ठीक है। तो देखो जब अपन इसको तोड़ेंगे ना मात्रा को, तो कहाँ से तोड़ेंगे, मात्रा, इसको तोड़ेंगे ना अपन मात्रा को, तो ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो आप देखना यहाँ से जब टूटेगा ना तो वो मात्रा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, री प्लस री आता, मात्रा आ गया। और यहाँ से जब ये टूटेगा ना तो ऋण आ जाएगा, ऋण,
ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद बन गया, क्या बन गया? मात्र धन ऋण। ठीक है, मात्र का मतलब माता, ऋण का मतलब कर्जा, तो क्या हो गया? मातृण। ठीक है, तो ये चारों टाइप मैंने बता दिए हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी जो आप खुद से भी ट्राई करना, और प्लस मैं कल इनके आंसर भी बता दूंगी आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हिमालय का संधि विच्छेद कीजिए। हिमालय ये पूछता है। ठीक है, उसके बाद शिवालय का करिए। हिमालय, शिवालय, ये होमवर्क है। ठीक है, संधि विच्छेद करना है, इनका दीर्घ स्वर संधि है। ये पहचान भी मैंने बता दी है और नियम भी बता दिए हैं। आप सब लोग नोट्स बना के रखना। बाकी मैं कल फिर आऊँगी, पर कल नोट्स के साथ आऊँगी, आज सिर्फ समझाने के लिए आई हूँ। ठीक है, उसके बाद हिमालय के बाद आप परीक्षा का करना। ठीक है, संधि विच्छेद परीक्षा। ठीक है, हिमालय, शिवालय, परीक्षा। उसके बाद आप करना कबीस का, कबीस का संधि विच्छेद। उसके बाद करना सुत्सर का, सुत्सर का। ठीक है, कितने हो गए? 3 2 5। ठीक है, 5 हो गए। और उसके बाद करना स्वार्थी का, स्वार्थी। ठीक है, स्वार्थी। और रामायण का करना, रामायण का संधि विच्छेद। 7 हो गए। ठीक है, उसके बाद करना गिरीश का। ठीक है, गिरीश, गिरीश का 8 हो गए। ठीक है, गिरीश का। और उसके बाद न्यायालय का, न्यायालय, 9 हो गए। और इसके बाद करना एकांकी का। ठीक है, एकांकी का संधि विच्छेद। कौन कौन से मैंने दिए? हिमालय, शिवालय, परीक्षा, कबीस, और उसके बाद स्वार्थी, रामायण, और उसके बाद न्यायालय और एकांकी। ठीक है, तो ये सब आपका होमवर्क रहा, जिसको आप करना और ट्राई करना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई हों, और बाकी पहली क्लास थी और मान लो नहीं भी समझ में आई होगी तो कल से फिर मैं नोट्स के साथ पढ़ाऊँगी, ताकि आपका रिवीजन भी हो और आपको नोट्स भी प्रॉपर मिल जाए। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नोट्स बनाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।